प्रिय मित्रों, आइए आज हम कोरोना श्रृंखला में व्यापार पर दुष्प्रभाव या प्रभाव या किसको कितना फायदा, इस पर जरा चर्चा करें। देखिए, जब भी किसी षड्यंत्र की बात होती है, किसी कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस कॉन्स्पिरेसी को करने वाला कौन हो सकता है, उसकी पहचान या किसको फायदा होगा। ठीक, अब हम इसको एक वैश्विक स्तर पर और एक भारतीय स्तर पर दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले व्यापार पर तो दुष्प्रभाव ही पड़ा। मार्च के दूसरे तीसरे सप्ताह से लगभग संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन शुरू हो गया और लॉकडाउन शुरू होने का मतलब यह हुआ कि आपकी सारी इंडस्ट्री, सारी नौकरियां, सारा एक्सपोर्ट, सारा इंपोर्ट, सारा निर्यात, सारा आयात सब आपके राज्य में बंद हो गया। ये व्यापार पर दुष्प्रभाव है। एक तरीके से आप ये समझें, लॉकडाउन शब्द कोई लॉक माने ताला, डाउन माने ताला लगा दिया, तो आपने अपनी अर्थव्यवस्था पर लगभग पूर्ण रूप से ताला लगा दिया। अब इससे हुआ क्या? एक तो विश्व भर के उद्योग पूरी तरह बंद हो गए, क्योंकि जो खेती का काम है वो शायद चलेगा, क्योंकि खेती को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन खेती के कामगार अगर हट भी जाएंगे तो जिस समय वो खेत की कटाई होगी उस समय उनकी फिर आवश्यकता होगी। जो बुआई होनी थी वो बुआई हो गई, तो उद्योग आपने पूरी तरह बंद कर दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, जब व्यापार बंद थे तो आपका सट्टा बाजार क्यों खुला था, जिसको आप शेयर मार्केट कहते हैं। देखिए, शेयर का सैद्धांतिक रूप से शेयर का क्या काम है? मेरी कंपनी के शेयर, अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, मेरा लाभ बढ़ रहा है, तो मैंने आपसे कुछ पैसा लिया है और आप मेरे मतलब इन्वेस्टर बन चुके हैं, आपने मेरे बिजनेस में, मेरे धंधे में आपने पैसा लगाया है, तो आपको उस पैसे का कुछ डिविडेंड या कुछ लाभांश मिलना चाहिए। ठीक, तो मेरी और इसी पर पूरा सट्टा बाजार सैद्धांतिक रूप से रुकता है। सैद्धांतिक रूप से यह होता है कि जो कंपनी अच्छा कमा रही है वो अपने निवेशकों को अच्छा पैसा उसका मिलेगा, इसलिए लोग उसमें पैसा लगाते हैं। अब धीरे धीरे इसके साथ सरकारों ने म्यूचुअल फंड बढ़ाया, उस पर लोगों को प्रोत्साहित किया, आम निवेशक भी उसमें पैसा लगाए। साथ में सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए काला धन यहां मंगाना शुरू किया। लेकिन इस समय जो स्थिति थी, जब किसी कंपनी का व्यापार नहीं हो रहा है, जितनी हमारे पास लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें अधिकांश का व्यापार बंद है, तो उन कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में या उसके लाभांश के बारे में कोई कैसे जजमेंट कर सकता है, कोई किस प्रकार से निर्देश दे सकता है कि ये कंपनी अब लाभ में आने वाली है या हानि में आने वाली है। तो उसका शेयर बाजार में बिका किया। और यदि शेयर बाजार में इस तरह था, तो आपने सट्टे बाजार को क्यों खोल के रखा? तो इस सट्टे बाजार में क्या हुआ, आपकी जानकारी के लिए, सट्टे बाजार के जो सेंसेक्स जिसे आप कहते हैं, धड़ाम से नीचे गिरा। और जिस समय वो नीचे गिरा है, तो आपकी जानकारी के लिए लगभग आम निवेशकों का 46 लाख करोड़ रुपया डूब गया। जो बाहरी लोग थे वो अपना पैसा लेके बाहर चले गए। इसका मतलब जिन लोगों ने यहां पैसा लगाया था, जिन विदेशी ताकतों ने यहां पैसा लगाया था, उनका अपना पैसा वो प्रॉफिट बना करके यहां से चले गए और भारत के आम निवेशक का 46 लाख करोड़ रुपया डूब गया। अब शायद आप अंदाजा लगाना चाहेंगे 46 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, भारत सरकार का, केंद्रीय भारत सरकार का एक साल का बजट पिछला वर्ष लगभग 23-24 लाख करोड़ का है। मतलब 2 साल के भारत सरकार के बजट के बराबर पैसा कुछ ही दिनों में आपके सट्टे बाजार की वजह से उस मार्केट से बाहर हो गया। अब वो पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, जितने निवेशक थे बाहर विदेशी, उन्होंने पैसा लगाया और निकाला। अब जिन्होंने पैसा लगाया उस पर सोचिए, जिनका पैसा था उन्हीं को इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ, और वही एक तरीके से इस षड्यंत्र के रचनाकार हैं।
अब इसके बाद हो क्या गया, पूरे विश्व में जब बाजार बंद हो गया तो जिन लोगों को अपना, जिस देश का सारा जीडीपी अपना निर्यात के ऊपर बेस था, जैसे चीन, भारत अपने सामान का लगभग 30 से 35% निर्यात करता, बाकी भारत की खपत अपने देश में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जिस समय ये लॉकडाउन हुआ तो भारत में कुछ सामान आगे पीछे आया होगा, लेकिन सामान की कमी कहीं नहीं हुई, क्योंकि हमारे अंदर की खपत हमारे पास थी। हालांकि ये जो खपत हो चुकी थी वो हमें मिली है, अगले 6 महीने बाद वो खपत में तकलीफ होगी, क्योंकि आगे से निर्माण नहीं हो रहा है। जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई हैं, जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं इतने दिनों के लिए, उनका असर धीरे धीरे आपके पास पड़ेगा, परंतु फिर भी अभी सप्लाई चेन ठीक थी। लेकिन चीन जैसा देश जो अपने आप को सिर्फ निर्यात पर आधारित रखता है, चीन का लगभग 60 से 70% अपनी जो उत्पाद है वो निर्यात होना चाहिए, और जिस दिन वो निर्यात बंद हो जाएगा चीन का बिजनेस खत्म हो जाएगा, चीन का धंधा खत्म हो जाएगा। इसीलिए चीन आज की तारीख में बहुत बौखलाया हुआ है। उसका कारण यह है कि पूरे विश्व में चीन के खिलाफ एक विरोध होने के बाद लोगों ने अपनी कंपनियां चीन से बाहर निकाल ली हैं, जापान ने अपने लोगों को चीन से बाहर निकाल लिया, सारा काम धंधा लोग चीन से बाहर कर रहे हैं। तो चीन जो आज 60% निर्यात पर निर्भर करता है, उसका यदि निर्यात का ये काम बंद हो गया, उसकी अगर इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट करने वाली वो बंद हो जाएंगी, तो चीन को बहुत नुकसान होगा। इसके बाद एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलिए आयात बंद था, निर्यात बंद था, आपने कहा सट्टे बाजार हुआ, चलिए वो हो गया, किसी ने पैसा लगाया, किसी ने हमको लूट लिया, यहां तक तो बात ठीक है। परंतु जब आपका आज न एक्सपोर्ट हो रहा है न इंपोर्ट हो रहा है, मतलब न निर्यात हो रहा है न आयात हो रहा है, तो आपके पास ट्रेड बैलेंस, जिसे आप व्यापार घाटा या व्यापार लाभ कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास रुपए और डॉलर की कीमत के बारे में बात होगी तो समस्त अर्थशास्त्री आपको उत्तर देंगे ये ट्रेड बैलेंस की वजह से हमारा इंपोर्ट कम है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, हम लोग मतलब बाहर से सामान मंगाते अधिक हैं, आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इस कारण से हमारा रुपया टूटता है, हमको अधिक से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इस वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर होता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब आज की तारीख में आपके पास सामान न जा रहा है न आ रहा है, निर्यात और आयात पूर्णतः बंद है, तो जब निर्यात और आयात बंद है तो विदेश व्यापार ही नहीं हो रहा है, जब विदेश व्यापार ही नहीं हो रहा तो विदेश व्यापार का घाटा कहां से हो रहा है, और जब विदेश व्यापार का घाटा नहीं हो रहा तो फिर रुपया डॉलर के मुकाबले में कैसे टूट रहा है। और ये रुपए की हालत नहीं है, आप देखिएगा भारतीय रुपया टूटा है, पाकिस्तानी रुपया टूटा है, चीन का युआन टूटा 3.5%। मतलब ये नहीं है कि भारत की करेंसी तोड़ी गई है, डॉलर के मुकाबले में इतनी करेंसियां टूटी हैं। तो जब प्रश्न ये है, जब लॉकडाउन था, पहला प्रश्न लॉकडाउन था तो सट्टा बाजार क्यों खुला, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। उसके बाद आपने कहा इंपोर्ट नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जब व्यापार नहीं हुआ तो व्यापार का घाटा नहीं हुआ, जब व्यापार का घाटा नहीं हुआ तो डॉलर और रुपए के बीच में क्या। अब लोग जो मर्जी इसकी कहानी करें, कोई भी एक किसी अर्थशास्त्री पे श्रेष्ठ सीधे तरीके से पूछिए कि आप कौन सा फॉर्मूला है डॉलर और रुपए का, तो कोई नहीं बता पाएगा भारत में। अब इसके साथ हुआ क्या, कुछ लोग पहले से इसके लिए तैयार थे, जिनको इस बात की खबर थी कि अब यह आने वाला है, अब यह स्थिति होने वाली है। इस पर जो लोग पहले से तैयार थे उन्होंने इस पर अपना खेल शुरू कर दिया। आपको पता होगा डेटॉल ने अक्टूबर में अपनी 1 लीटर की बोतल में लिखना शुरू कर दिया था, ये बोतल या ये डेटॉल आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। अब अक्टूबर के महीने में इस कंपनी को मालूम था कि कभी ना कभी आने वाले समय में कोरोना वायरस आने वाला है, और ये कोरोना वायरस से आपका बचाव कर सकता है, ये डेटॉल की बोतल में लिखा गया। इससे स्पष्ट होता है कि ये षड्यंत्र की ही एक चाल है। अब व्यापार कैसे बदल गया और हमारी क्या तकलीफ आ गई, सुनिए। इसके बाद हर कोई व्यक्ति इम्यूनिटी शब्द सीख गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि दवाई नहीं है, तो आपको अपनी शक्ति से ही रोग को रोकना है। और उसके बाद आप टीवी पर अखबार में ऐड देखिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति के नाम से ये आ गए इम्यूनिटी बूस्टर्स।
दूध भी इम्यूनिटी वाला बन गया और कपड़े भी इम्यूनिटी वाले, कपड़े भी आजकल वायरस फ्री आ रहे लगे हैं। मतलब हद है, अब वायरस से बचने वाला एसी पहले बन गया, फिर वायरस से बचने वाले कपड़े आ गए हैं। क्या क्या चीजें व्यापारियों ने शुरू कर दी है, ये सब व्यापार के धंधे हैं। एसी से वायरस कैसे मर सकता है? पूरे विश्व में अभी अब कहानी लगाई जा रही है कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिसमें कहते हैं कि सैनिटाइजेशन से कुछ नहीं होगा, फिर भी सैनिटाइजेशन चल रहा है। अभी 2 दिन पहले, ये आज का समाचार है, 2 दिन पहले अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाई दी गई मलेरिया की, उस पर डब्ल्यूएचओ ने कहा कि यह दवाई किसी काम की नहीं है। एक समाचार यह भी आया कि इस दवाई को जिसने बताया था डॉक्टर, उसको कुछ पैसा मिला $25 लाख के आसपास। खैर वो खबर सच है या झूठ है, लेकिन ये तो सच है कि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस दवाई को मत यूज करें। लेकिन भारत के आईसीएमआर ने आज भी इस बात को एक चिट्ठी लिखकर बोला है कि हम ये चाहते हैं दवाई इस्तेमाल करें, उसके पक्ष में कुछ दलीलें दी हैं। मतलब न किसी को मालूम है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, उस पर भी आपके पास डब्ल्यूएचओ और आईसीएमआर के बीच में झगड़ा है। संपूर्ण व्यापार रोग प्रतिरोधक शक्ति पर चल गया है। हॉर्लिक्स भी बूस्टर बन गया। मतलब जितनी चीजें आपको बेचनी है आज इसी रोग प्रतिरोधक शक्ति के नाम से आप कुछ भी बेच दीजिए। च्यवनप्राश तो पहले ही कम से कम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला था। अब इसके साथ क्या हुआ देखिए, अब 40 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब ये जो बेरोजगार हुए हैं, ये अपने अपने जगहों पर लाने की इनकी कवायद है। इनको अपने शहरों में, इनके गांव में वापस लाया जा रहा है। अब वापस ला करके इनको सेटल करने में ही अभी 3 महीने निकल जाएंगे सरकार के। 22 मार्च का शुरुआत हुई पड़ी है, आज 27 मई हो गई है। अगले 2-3 महीने अभी इनको लगेंगे सरकारों को उनको एडजस्ट करने में। तो आपका मई जून जुलाई अगस्त तक वो अपने मतलब जहां पर वो रहने वाले वहां सेटल होंगे। उसके बाद जब उद्योग शुरू होंगे, हो सकता है इसके बीच में उद्योग भी शुरू हो जाएंगे, तो कितने लोग वापस जाएंगे साहब? आपका परमानेंट नुकसान हो गया कि वो इंडस्ट्रियां इससे महरूम हो जाएंगी। उससे भारतीय परिवेश में क्या फर्क पड़ेगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा ये बातें आपकी आंखें खोलने में मदद करेंगी।